तो स्वागत है आपका मेरे चैनल द सर्किट ग्राम में। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारी वीडियोस डालते हैं, यानी जो अब इस समय इंडस्ट्री में चल रहा है, जैसे VLSI, एम्बेडेड सिस्टम, IoT, चिप डिजाइनिंग वगैरह, वो सब हम इस चैनल पे पढ़ाते हैं। और अभी जो मैंने सीरीज शुरू कर रखी है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक जीरो टू हीरो सीरीज। यहाँ पे हम जो सिखाने वाले हैं वो हम सिखा रहे थे कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी एंड पावर और इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह सिखाया था पिछली वीडियो में। और पिछली वीडियो में मैंने एक तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई आखिर दुनिया में जितने भी सर्किट है उसके वो वर्क क्यों कर रहे हैं, आखिर उनके अंदर हो क्या रहा है। तो उसका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। आज भी मैं समझाने वाला हूँ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो बेसिक सिद्धांत है जो हमको जरूरी है पढ़ना अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं, या तुम्हारे कंसेप्ट कहीं पे छूट गए हो। तो ये फाउंडेशन है किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि भाई आखिर जो सर्किट है उसके अंदर वर्क क्यों करते हैं, वो क्या हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो कोई भी दुनिया जहां में सर्किट है, आखिर में कोई भी सर्किट है उसके अंदर आखिर हो क्या होता है, वाई दिस सर्किट वर्क। तो एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा था, इसका आंसर है एनर्जी का ट्रांसफर। अगर किसी ने कमेंट में लिखा है एनर्जी ट्रांसफर तो वेल एंड गुड, मेरी तरफ से उसको लाइक मिल जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर इज द रीजन बिहाइंड द सर्किट्स टू वर्क। क्या अब बोलोगे सर एनर्जी ट्रांसफर मतलब, भाई इसके अंदर ना एनर्जी कहीं से आती है कहीं पे जाती है। आती कहाँ से है? आती है जिसको हम कहते हैं सोर्स, यानी स्रोत एनर्जी का, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत हिंदी में, इंग्लिश में द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट इज कॉल्ड सोर्स। जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को वो सोर्स कहलाता है। आमतौर पे बैटरी, लाइंस वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आता है, सोर्स होता है वो। अब ये कहीं जा रही होगी एनर्जी, वो जाती है ड्रेन में। ड्रेन यानी नाली वगैरह देखी है तुमने, ड्रेन जो ये पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, वो होता है ड्रेन। इसको हम सर्किट की भाषा में कहते हैं लोड। तो सोर्स के लोड की तरफ क्या होती है फ्लो? एनर्जी। और यही कारण है जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी सर्किट है वो वर्क करते हैं। अगर ये ना हो तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा तो कोई भी सर्किट वर्क नहीं करेगा। अब ये एनर्जी ट्रांसफर तीन वेज में होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हीट लॉस की फॉर्म में, हीट लॉस, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस मिलती है एनर्जी ट्रांसफर होने में, वो हीट लॉस की फॉर्म में होती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तीन तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देख लेते हैं आखिर है क्या चीज। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हीट लॉस क्या होगा? रेजिस्टेंस। एनर्जी ट्रांसफर अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हुई, इंडक्टेंस। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुई, यानी स्टोर हुई एनर्जी और फिर रिलीज कर दे तो बाद में अलग बात है, तो ये कैपेसिटेंस, ठीक। अब ये कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी मटेरियल, सारे मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी करंट को जो अपोज करे वो प्रॉपर्टी मटेरियल की रेजिस्टेंस कहलाती है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ओम्स। R इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, ओम्स होती है इसकी यूनिट।
तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करने की, रोकने की प्रॉपर्टी मटेरियल की कहलाती है रेजिस्टेंस। कोई साइंटिस्ट था, उसने बोला कि भाई कोई भी लीनियर कंडक्टर हो, लीनियर लीनियर कंडक्टर, यानी लीनियर कंडक्टर मतलब अगर मैं खींचूंगा उसको तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है छोटा होता जाएगा, लीनियर है कंडक्टर। कोई भी लीनियर कंडक्टर हो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, अगर ये दो चीजें हैं आपके पास, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओम्स, ठीक है, उसने क्या कहा कि जो वोल्टेज होता है इसके अक्रॉस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक, ये ओम्स ने कहा। जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो उसने अपना एक कांस्टेंट दिया जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो कहलाता है इससे कहते हैं ओम्स लॉ। इसके अंदर नेटवर्क थ्योरी के अंदर इसको ओम्स लॉ कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ोगे तो J इक्वल टू सिग्मा E को कहते हैं ओम्स लॉ, बट ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ो, ठीक है, ये जरूरी है, ये बेसिक है, इसको पढ़ो। V इज इक्वल टू आई आर, वाइवा में पूछते हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि बच्चे ये भी नहीं बता पाते कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक, V इज इक्वल टू आई आर इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब इसी में V इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा, भाई I जो है वो करंट है, R जो है रेजिस्टेंस है, V जो है वोल्टेज है। अब ये लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या मैंने बताया, मैथमेटिकली लीनियर होता है जब भी ग्राफ के अंदर, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ वी आई का, ऑरिजिन से पास हो, ऑरिजिन मतलब ये, ऑरिजिन से अगर वो लाइन स्ट्रेट पास हो तो वो लीनियर कहलाती है। ठीक है, अगर ये ऐसे पास होती तो वो लीनियर नहीं होता, ये नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर। लेकिन ऐसे पास हो रही है मतलब लीनियर, तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, लीनियर बनता है। ठीक, मैथमेटिकली। अब बात करते हैं कि भाई ओम्स लॉ इक्वल टू आई आर है, आगे चलते हैं। ओम्स ने एक और चीज दी थी, वो है कि अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से करंट पास हो रहा है, क्रॉस सेक्शन मतलब जहां से पास हो रहा है, और लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इससे मैंने एक वोल्टेज कनेक्ट कर दी V वोल्ट की, और इसमें आई जा रही है करंट, तब जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और इसका जो फॉर्मूला जब आता है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन A के। इससे हम कांस्टेंट लगाएंगे जब इक्वालिटी का साइन आएगा, वो आता है रो L अपॉन में A, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और महो भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, जब इसकी यूनिट निकालोगे रेजिस्टिविटी की तो ये आएगी आर ए अपॉन में एल, रो ए मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर ओम। ठीक, महोनी कहेंगे इसको, ओम ओम मीटर कह सकते हो। ठीक है, तो रो की ऐसा यूनिट हुई, ये रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हुई ओम मीटर। ठीक, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, नहीं मटेरियल, टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस उसी प्रॉपर्टी का नतीजा है। ठीक, इसी का अगर हम रो का इन्वर्स कर दे तो हमारे पास आती है
जी। जी क्या होता है? कंडक्टिविटी। और यही कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम दैट मटेरियल। यानी कॉपर की ज्यादा है जी, और एल्यूमिनियम की कम है जी। जी मतलब कंडक्टिविटी, ठीक। वहीं रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम की, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे से। तो इसका जो वो आएगी, यूनिट आएगी, वो 1 में ओम मीटर। जी की यूनिट ओम मीटर कितना हुआ? महो मीटर इनवर्स, या फिर कह सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम का उल्टा महो लिख देते हैं, ये याद रखना। तो वो हो गई कंडक्टिविटी। इसी फॉर्मूले से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है J इजिकल टू सिग्मा ई, जो हमारा EMT में आता है। अभी जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी बता देता हूँ। ये करंट डेंसिटी है, ये आपकी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी है। जो G लिखा है ना वही है ये। G को आप ये भी लिख सकते हो, कंडक्टिविटी में C से डिनोट करता हूँ, G कंडक्टेंस में C से डिनोट करता हूँ, G से कंडक्टिविटी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा भी लिख सकते हो, सिग्मा ई। ई मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं आर इफेक्टिव की। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी बात कर लेते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है आर इफेक्टिव, जब खूब सारे रेजिस्टेंस एक साथ लगे हैं, यानी R1 R2 R3 ऐसे मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इनको मिला के एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, वो कहलाती है आर इफेक्टिव, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी फॉर एग्जांपल, अगर R1 रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में, R2 R3, ठीक है, ये लगे हैं एक सोर्स से। अब मैं इसकी आर इफेक्टिव निकालूं, मतलब एक ही रेजिस्टेंस से अगर मुझे रिप्लेस करना है इसको, तो कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 इजिकल टू V। कैसे, सॉरी V कह रहा हूँ, आर इफेक्टिव। इसकी वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये कैसे आई वो मैं नहीं बताऊंगा, लूप लॉ समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए समझो कि आर इफेक्टिव सीरीज में ऐसे आती है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सम हो जाता है उनका बेसिकली। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि पैरेलल के केस में क्या आएगी, तो पैरेलल के लिए मान लेते हैं ये है और यहाँ लगा हुआ है हमारा वोल्टेज। इसके लिए एक आर इफेक्टिव निकालना है, तो कितना आएगा वो निकालते हैं, R2 R2 R3। तो इस केस में, पैरेलल के केस में, ये आता है 1/R1 1 में आर इफेक्टिव R2 1/R3। ये आता है फॉर्मूला पैरेलल के केस में, और ये आता है आपका सीरीज के केस में, ये याद रख लो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस हमने समझ लिया क्या होता है। रेजिस्टेंस के बाद हमने बोला था कि एक जगह काइनेटिक एनर्जी में भी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। वो असल में क्या होता है? वो होता है हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यानी सोलिनॉइड अपन ने पढ़ा है ना, ऐसा सी कॉइल सी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा होता है, ये इसको काइनेटिक एनर्जी मिली कहां से इलेक्ट्रॉन को? वो देती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अक्सर क्या होता है कि एक फ्लक्स होता है। फ्लक्स यानी कोई भी मटेरियल के आसपास दो तरीके के फ्लक्स होंगे। फ्लक्स कोई भी फील्ड में हो सकते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लक्स फ्लक्स दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आपने देखा है कि सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी मटेरियल पे, कोई भी मटेरियल, उस पे जो इंटरेक्शन फील्ड का होना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, कितना इंटरेक्शन हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स बताएगा। और उस मटेरियल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, हर एक लूप की वजह से ना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। फ्लक्स यानी इंटरेक्शन हो रहा है, 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 हर एक लूप पे, हर एक टर्न पे इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का इसके संग, मटेरियल के संग, कंडक्टर मटेरियल के संग। ये जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ये हो जाता है लिंक, आपस में क्या हो जाता है, लिंक, जिसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। बोलोगे सर ये आप तो कहाँ बेसिक से कहाँ ले आए हमें? भाई मुश्किल नहीं है, समझो बात को। कोई भी मटेरियल पे कोई भी फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, इमेजिन करो फील्ड इंटरेक्ट कर रही है तो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उस पर। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जितने टर्न पे है हर एक टर्न पे क्रिएट हुआ, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी लिंक हो जाएगा। तो मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n फाई हो गया, फ्लक्स लिंकेज क्रिएट हो गया। क्या हो गया? फ्लक्स लिंकेज क्रिएट हो गया। समझ गए? अब ये फ्लक्स लिंकेज जो होता है ना, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से। ठीक, आई से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब हमारा इंडक्टेंस लगता है। जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थे, V इजिकल टू आई आर आया था, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आया था, वैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए L आया। ठीक है, और L की जो वो हुई, यहाँ पे फाई निकाले तो फाई का फॉर्मूला आया, मतलब जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया, अपॉन में N नंबर ऑफ टर्न्स, Li अपॉन में N। तो ये आ गया हमारा वेबर, ये होता है वेबर, Li को बोलते हैं वेबर अपॉन में ए, ए नहीं सॉरी हाँ वेबर अपॉन में ए। ठीक, यानी ये किसका मैं बता रहा हूँ, एल जो हुआ एन फाई अपॉन में आई आया फॉर्मूला। ठीक, इसका इंडक्टेंस का, इसको क्या कहेंगे, वेबर। फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, एन तो कांस्टेंट है, आई की क्या हुई, एम्पेयर। वेबर अपॉन एम्पेयर इनवर्स या वेबर अपॉन में एम्पेयर को हम कहते हैं हेनरी। ठीक है, और ये हेनरी जो है ये यूनिट होती है इंडक्टेंस की, हेनरी, एच, एच से डिनोट होगी। ठीक है, आई थिंक तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। अब हमने एल का फॉर्मूला निकाल लिया, एल मतलब इंडक्टेंस, और उसकी यूनिट भी पता कर रही। अब बोलोगे सर आपने सब कुछ तो समझा दिया कि भाई ये जो कांस्टेंट आया ये एल होता है, और एल जो होती है उसका फॉर्मूला ये ऐसा यूनिट, लेकिन एल होता क्या है, इंडक्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है टू अपोज द प्रॉपर, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये एल क्या होता है, अब ये समझते हैं इंडक्टेंस क्या होती है। इंडक्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये क्या है, टू अपोज द सडन चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। इंडक्टेंस क्या करती है, मतलब कहीं पे भी अगर ये सॉलिनॉइड लगा है या कॉइल लगी हुई है, ये क्या करती है कि एकदम से सडन कोई चेंज आया, मतलब अगर टाइम इंटरवल पे ले लेते हैं, आई था ऐसे चल रहा था और एकदम से सडनली ये आ गया इसमें शिफ्ट, या कह सकते हो ये शिफ्ट आया,
अगर इसमें मैं इंडक्टेंस लगा दूंगा, इंडक्टर लगा दूंगा, तो ये जो आई जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? ये जो चेंज आया ना, ये चेंज करंट का अपोज करती है कि भाई करंट चेंज नहीं होगी इस सर्किट में, जो हो जाए मैं नहीं होने दूंगी। सोलेनॉइड ये कहता है। क्यों? इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी 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 मान लो मैं ये हटा दूं, हटा दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। इसको मैं यहीं रखता हूं, ठीक है, बाकी चीजें मिटा देता हूं। कैसे ये सडन चेंज को रोक रही है, हाउ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, साइड में ऑफिस वर्क भी चल रहा है ना, वो भी मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैसे सडन चेंज को अपोज कर रही है? मान लो मैंने यहाँ पे वोल्टेज हटा दी, फॉर स्प्लिट सेकेंड यहां से करंट गायब हो जाएगी। अगर ये नॉर्मल सर्किट होता तो यहां से करंट गायब हो जाएगी, क्योंकि ये तो गायब हो गया ना, वोल्टेज वोल्टेज हटा दी, बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि करंट गायब होगी, डाउन जाएगी करंट, जीरो पे पहुंचेगी। ये आई है, ये टी है। जैसे ही मैंने ऑफ किया स्विच, ये सीधा डाउन हो गई। लेकिन स्प्लिट सेकंड के लिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एकदम से गायब हो गई। क्या हो गई? गायब। गायब हुई, गायब होगी तो यहाँ का फ्लक्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स मतलब इंटरैक्शन कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड से चेंज हो गया। और जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। किसकी वजह से? यहाँ ईएमएफ क्रिएट हुआ। और पिछली वीडियो में मैंने ईएमएफ नहीं बताया था तुम्हें क्या होता है। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन मतलब मूव कराने के लिए जो फोर्स धक्का लगता है वो बैटरी से मिलता है, उसी को ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट हो गया और उसी ईएमएफ ने यहाँ पे करंट क्रिएट किया और करंट ने वापस इस सर्किट में आ गया और ये जो नीचे जा रहा था करंट डाउनफॉल, इसको वापस कंटिन्यू कर दिया और हमने इसको वापस ऑन कर दिया। ठीक, ये कंटिन्यू हो गया, हो गया। अब ये सर्किट जो है ऑन किया, ऑफ किया तो ये तो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि ये जो है थोड़ी देर के लिए ही तो फ्लक्स चेंज हुआ। उसके बाद ये डाउन जा रहा था, वापस अप आ गया। अगर ये ऑन रहता और किसी ने कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता, जरूरी नहीं ऑफ किया हो, यहाँ पे करंट हल्का सा चेंज हुआ तो जब भी सोलेनॉइड लगा होगा वो करंट वापस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है कि इंड्यूस ईएमएफ होता है, ईएमएफ से करंट आता है इसमें। ठीक है, स्प्लिट सेकंड के लिए वापस ला देता है उसको। तो जब भी हमें सर्किट के अंदर करंट को चेंज होने से रोकना है, सडन फ्लक्चुएशन जो करंट की आ रही है उसको रोकने के लिए हम लगाते हैं सोलेनॉइड या कॉइल। क्यों? इंडक्टेंस क्या करती है? सडन चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। समझ में आया? समझ में आया? इजी है, आसान है। अब चलते हैं कि भाई जो हमने कंडक्टर की बात करी थी ना पिछली बार, रेजिस्टेंस में R इजिकल टू रो एल अपॉन में, वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये सॉलिनॉइड है और अंदर कुछ लगा हुआ है मटेरियल, ठीक है, कॉइल बांधी हुई है, इसको वोल्टेज से लगा दिया, ठीक, और तब ये हो गई इसकी L लेंथ और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जब इस केस में इंडक्टेंस जो होती है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक, और a के प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है l के। जैसे ये फॉर्मूला था, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस, इनवर्सली a के था, यहाँ l जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल l के होते हैं। तब जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरा जो फॉर्मूला है l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s n स्क्वायर a अपॉन में l, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक,
अब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो हमारे पास आता है म्यू, एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। अब ये म्यू क्या है, हमने 12वीं में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी हो तो हमने ये पढ़ा था, ई, ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब है जैसे फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक होता है, मैग्नेटिक होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है। परमिटिविटी होती है एक मटेरियल की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो सकती है, वो होती है परमिटिविटी, कितनी परमिट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड आने से अपने अंदर। वहीं परमिएबिलिटी जो यू होता है इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल अपने अंदर से ले जा सकता है। और वही हमने एक चीज पढ़ी थी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, तीन चीजें हैं, रेजिस्टिविटी, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। ये तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी बताती है रेजिस्टिविटी रो की कितनी उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को रोकने की, परमिटिविटी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास कर सकता है एक सब्सटेंस और कितनी अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकती है, वो कहलाती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब ये क्या है, इसको हम लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन में म्यू आर। म्यू नॉट कहलाती है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड की जो परमिएबिलिटी है वो कहलाती है म्यू नॉट। म्यू आर होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कोई मटेरियल एक्स वाई जेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी दी होती है, आप उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी परमिएबिलिटी निकलती है एब्सोल्यूट से। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। ये आपकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है इंडक्टेंस के अंदर, ठीक, याद रखना है ये। तो ये इसके आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखो, Li=N होता है, बस ये याद रखो, ठीक। आगे चलते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि वही फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट आती है, ठीक है। ये आखिर बताया किसने, तो ये बताया था हमारे श्री 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 मैक्सवेल जी ने, ओ सॉरी फैराडे जी ने। तुम्हें ये स्टोरी पता है फैराडे और मैक्सवेल की, मैक्सवेल इक्वेशन एंड फैराडे लॉ। तो यहाँ फैराडे लॉ आता है, क्या था, अगर तुमने कॉस्मोस देखा हो, साइंस में इंटरेस्ट रहा हो, तो माइकल फैराडे वो बंदा था जिसने कभी भी स्कूलिंग नहीं करी थी, वो खुद पढ़ता था, लाइब्रेरी में काम करता था, वो पढ़ता था। एक हेनरी करके बंदा था, देखा ना हेनरी, ये रहा जिसका इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसका क्या कहता था, लेक्चर्स अटेंड करता था, वो शो होते थे रॉयल सोसाइटी में लंदन में, तो वो शोज देखता था। तो इस फैराडे ने उसके शो देख देख के नोट्स बनाया, उससे सीखा और इसका लैब असिस्टेंट बन गया था। तो फैराडे ने क्या किया, एक दिन वो देख रहा था कि जब भी मैग्नेट एक कॉइल के अंदर बार मैग्नेट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। अब फैराडे जो ठहरा, ये ठहरा एकदम एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, यानी एक्सपेरिमेंट करके सीखने वाला। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट वो होता है जो इसको मैथमेटिकली कन्वे करे। भाई साइंस जो है दोनों चीजें चाहिए होती है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को जीटीआर समझानी थी तो उसने मैथमेटिकली तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, लेकिन प्रूफ कराने के लिए सोलर एक्लिप्स का यूज किया था। वैसे ही फैराडे एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई इंड्यूस हो रही है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कहाँ से लाए, तो भाई साइंस को तो एक्सपेरिमेंट के संग फॉर्मूला भी चाहिए, कहाँ से दोगे। स्कूलिंग बीच में आ गई, अब स्कूल तो किया नहीं था इनने, तो अब क्या करे। तब इनकी मदद करी थी जेम्स क्लर्क जेसी मैक्सवेल ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इनकी मदद करी ये फॉर्मुलेशन करने के लिए, जिसको जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपना नाम नहीं दिया,
फैराडे का नाम दिया, क्योंकि फैराडे ने ही तो ये खोजा था कि भाई मैग्नेटिक बार जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक बार जो है ईएमएफ इंड्यूस करती है, करंट पैदा करती है, फ्लक्स चेंज। तो वो किसने खोजा? फैराडे ने। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने उसकी इक्वेशन बनाई और नाम फैराडे का दिया। कोई भी फ्लक्स का चेंज इन फ्लक्स वोल्टेज पैदा करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है सर्किट के अंदर। और इसी को जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, क्या हटाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, एन डी फाइव बाई डी टी आता है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक। और इसी में अगर मैं कहूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, थोड़ी मैथ्स लगा लेते हैं, डी एन फाइव बाई डी टी कर दें v को, और यहां से एन फाइव की वैल्यू एल आई है, तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी एल आई। तो v इज इक्वल टू एल आई, मतलब आई डी आई बाई डी टी, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी। हमें क्या निकालना है? पावर, नहीं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे? ये आपका फॉर्मूला आएगा एनर्जी, पहले पावर निकालते। पावर क्या आएगी? पावर आएगी वी आई। वी का फॉर्मूला पता है अपने को, एल डी आई बाई डी टी इंटू में आई। ठीक, पावर, क्योंकि एनर्जी अपॉन में मतलब डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू पावर होता है। तो पावर एनर्जी क्या होगी? पी डी टी का इंटीग्रेशन होगी, पी डी टी का इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, तो वहीं पावर इधर इंटीग्रेशन हो जाएगी, और सॉरी एनर्जी जो है इंटीग्रेशन हो जाएगी पावर इंटू डी टी का। तो करें इसका इंटीग्रेशन, डी टी से डी टी कैंसिल, एल डी आई आई इंटीग्रेशन। ठीक, ई इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाय टू। ठीक है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब अगर डी बाई डी एक्स कर रहे हो और एक्स का है, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगा ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आई की पावर टू, वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन। तो एनर्जी जो आई, काइनेटिक एनर्जी, मैंने पहले भी बताया था काइनेटिक है, वो हो गई हाफ एल वी स्क्वायर। हाफ एल वी स्क्वायर इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी इंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, वो होती है हाफ एल वी स्क्वायर। याद रखनी है ये चीज। ठीक, हाफ एल वी स्क्वायर, और इसी का मल्टीप्लीकेशन एनर्जी हाफ एल वी स्क्वायर। और ठीक है, वी ये है, आई निकालना हो तो वी डी टी अपॉन में एल का इंटीग्रेशन कर दो तो आई निकल आएगा। ठीक, खत्म। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल टू अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, मतलब एकदम से चेंज होने से रोकता है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस, तीसरा तरीका एनर्जी का ट्रांसफर होने का, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है? ठीक है, कैपेसिटेंस होता है, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, जैसे इंडक्टेंस प्रॉपर्टी थी सडन चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की, वही प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज। मतलब सडन चेंज इन वोल्टेज की, मतलब सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को रोकने की प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की कहलाती है कैपेसिटेंस। ठीक, कोई भी कैपेसिटर ऐसा दिखता है, देखो दो
प्लेट, मेटल प्लेट, उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। और इसमें करंट जारी है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक। और यहाँ से क्या जाएंगे, होल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक। ये मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट के बीच में क्या है, एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल, इलेक्ट्रिक, तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में होता है जो कि नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, इस वजह से इसमें डाला जाता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इधर पास ना हो, पार ना करे, ठीक। इसलिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाता है। इलेक्ट्रॉन पार कर सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी पार कर जाएंगे बशर्ते वोल्टेज ज्यादा हो। वोल्टेज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप भी कर सकता है, इधर धक्का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखा होगा कि कैपेसिटर जो है फट जाते हैं। हमने अक्सर वीडियो देखी होगी कि भाई एक वोल्टेज वैल्यू तक उसमें एक वोल्टेज वैल्यू लिखी होती है कि 6 वोल्ट का कैपेसिटर है, अगर तुम इसको इससे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ये फट जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं और ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट एक्ट करने लगेगा। तो एक वोल्टेज वैल्यू तक ही कैपेसिटर काम करता है, ठीक है। और जो Q होता है, जो चार्ज इकट्ठा हुआ है इसके ऊपर, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। कितना वोल्टेज है, अगर मैं ज्यादा वोल्टेज डालूंगा तो ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे तो यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसलिए चार्ज जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसका पोटेंशियल ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, ठीक। अब कैपेसिटेंस क्या हुआ? Q अपॉन में V, यानी Q की वैल्यू क्या होती है? कूलम वोल्ट इनवर्स CV-1, ये आपका इसकी कैपेसिटेंस की SI यूनिट है। SI यूनिट मतलब यूनिट है, तो इसको हम कहते हैं फैरड। ये फैराडे के ऊपर ही यूनिट रखी गई है, फैरड, ठीक। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम माइक्रो फैरड्स में बात करते हैं, कम वोल्टेज, क्योंकि आप देखो ना, वोल्टेज जितनी ज्यादा उतना ये कैपेसिटेंस कम होता चला जाएगा, ठीक है, अगर चार्ज आप सेम रखते हो तो। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है, अभी तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। आर जो होता है वो V/I होता है। क्या आर करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या आर वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नहीं। आर किस पे डिपेंड करता है? आर V/I पे डिपेंड करता है। ऐसे ही C क्या Q पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या V पे डिपेंड करता है? नहीं। किस पे डिपेंड करता है? Q/V पे, ठीक है। और ये जनरली C की वैल्यू बहुत छोटी होती है माइक्रोफैरड में। 1 फैरड का अगर कैपेसिटर देखोगे तो वो हमारी पृथ्वी है। अर्थ इज द लार्जेस्ट कैपेसिटर अवेलेबल हेयर, ठीक। ये हम माइक्रोफैरड की बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, जब इंडक्टर और रेजिस्टर इफेक्टिव जब निकालते हैं तो सेम आते हैं, लाइक सीरीज में R1 + R2, तो L भी सीरीज में L1 + L2, R पैरेलल में 1/R1 + 1/R2, ऐसी 1 में L = 1/L1 + 1/L2, ठीक। पैरेलल सीरीज, ठीक। कैपेसिटेंस के केस में सीरीज में उल्टा हो जाता है, जो पैरेलल वाला होता है वो सीरीज में आता है, ये सीरीज का है,
इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल में ऐड हो जाती है। क्यों होती है? वही किरचॉफ लॉ है। अभी नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो ये समझ लो कि ऐड हो जाती है पैरेलल में और सीरीज में ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, समझ गए? ठीक उल्टा सिस्टम चलता है इन दोनों से कैपेसिटेंस का। अब आई अपने को पता है डी क्यू अपॉन में डी टी होता है, तो इधर आई की वैल्यू क्या आई? सी, क्योंकि सी कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, जैसे वहां पे इंडक्टेंस के केस में जो हमारा आ रहा था v इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी आ रहा था, यहाँ पे i इजिकल टू सी डी वी बाई डी टी आता है। अब अगर मुझे यहाँ पे अपना एनर्जी निकालनी है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो क्या होगा? पहले पावर निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला I इंटू में V, I अपन को पता है I सी डी वी बाई डी टी, ओ सॉरी I अपने को पता ही है, ये रही इंटू में V, ये आ गई पावर। अब पावर का इंटीग्रेशन हमने पहले पढ़ा था कि एनर्जी होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? dt से dt कैंसिल, सी डी बी वी डी वी आ जाएगा। अब ये डिफरेंस इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्टिव में हो रहा है, तो v का क्या हो जाएगा? v2 बाय में 2c एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? कितनी हुई? हाफ सी वी स्क्वायर। इसमें आती थी हाफ एल आई स्क्वायर, इसमें आई हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, पूछोगे कि रेजिस्टेंस में कितनी आई? तो रेजिस्टेंस में आती है आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर टी। ये तो अपने को पता ही है, वी आई टी, वी आई टी, वी इजिकल टू आई आर आई टी, आई स्क्वायर आर टी आ गया। ऐसे ही अगर वी के फॉर्म में लिखोगे तो वी स्क्वायर बाय टी। तो ये समझ में आ गया? आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई। अब जैसे इंडक्टर कैपेसिटेंस के क्या कहते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट के सडन फ्लो को रोक रहा था, वैसे ये वोल्टेज के सडन चेंज को रोकता है। जैसे वो वोल्टेज करंट के सडन चेंज को रोक रहा था, अगर इंडक्टर सर्किट है तो वो ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, मान लो ये फ्लक्चुएशन आ रही है आई में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंडक्टर सर्किट उसको क्या कर देगा? ऐसा कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? इस फॉर्म में ले आएगा। वहीं अगर वोल्टेज चेंज हो रही है टी के पर्सपेक्टिव में ऐसे, तो एक कैपेसिटर इसको प्लेन उसमें ले आएगा। समझ रहे हो? सडन चेंज को अपोज करेगा, चेंज होने से रोक देगा। कैसे? अगर मैं वोल्टेज हटा दूं, यहां से एकदम हटा दी, तो अब क्या करेगा? ये एक बैटरी की तरह काम करेगा। अपन ने देखा है कि जब भी हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर आपने लगाया हुआ लाइट वाला चार्जर जिसमें लाइट जल रही हो, हम चार्जर को हटा देते तब भी लाइट जल रही होती है। ठीक है, इसलिए जल रही होती है क्योंकि कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टर। इसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है जब तक वो बल्ब जल रहा होता है। मान लो यहाँ पे एलईडी लगी है और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये हमने हटा दिया। अब ये कैपेसिटर क्या है? ये एक बैटरी की तरह काम करता है थोड़ी देर के लिए, और ये एलईडी ग्लो करने लगती है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये चार्ज खत्म ना हो जाए। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ से मूव होके यहाँ ना आ जाए, और करंट यहाँ से मूव होके यहाँ ना आ जाए, करंट ऐसे ना चले जाए। समझ गए? थोड़ा समझ में आया? तो यही है कंसेप्ट कैपेसिटर का, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज से बचाता है। अब बात करते हैं डीसी और एसी में इनका इंटरेक्शन, यानी एसी में कैसा रिएक्ट करेगा और डीसी में कैसा रिएक्ट करेगा, ये और सारी चीजें देखते हैं। अब तीनों को कंपेयर करते हैं, पहले रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को एक साथ। ठीक, सबसे पहले आ जाओ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। अब पूरा ओवरव्यू लग जाएगा तुम्हें। कैपेसिटेंस, क्या ये चार्ज होता है? नो, चार्ज
नो। क्यों? हीट लॉस में उड़ गई एनर्जी। ये चार्ज होता है यस, बट बहुत कम समय के लिए, मिली सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स के लिए चार्ज होता है यस। तो कैपेसिटेंस का चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा है, वहीं इंडक्टर का, इंडक्टेंस का चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम है। बहुत जल्दी ये चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसको टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि ये रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है? रेजिस्ट चेंज इन करंट। और ये रेजिस्ट सडन, सडन लिख दो, एकदम से जो चेंज आते हैं ना, रेजिस्ट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। यह V इजिकल टू आई आर होता है और I इजिकल टू V बाय आर होता है। ठीक, ये तुम्हें पता है कि क्या होता है? V इजिकल टू L डी आई बाई डी टी होता है, और वहीं I का फॉर्मूला होता है वी टी एल डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ पे I इजिकल टू सी डी वी बाई डी टी होता है, और V हमारा I डी टी आई टी सी का इंटीग्रेशन होता है। समझ गए? V का फॉर्मूला ये 1/c, सॉरी 1/c। ठीक, I के और V का फॉर्मूला समझ गए तीनों में। प्रॉपर्टी क्या है, चार्जिंग स्पीड क्या है, और V और I का फॉर्मूला क्या है। अब एनर्जी V स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर बाय आर टी। ये दो फॉर्मूले एनर्जी के यहाँ पे एक ही है, हाफ एल आई स्क्वायर और ये हाफ सी वी स्क्वायर। ये हीट लॉस है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हीट लॉस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसी डीसी में, एसी और डीसी में लगभग सेम ही है, इसका इंटरेक्शन सेम रहता है। ये एसी में चेंज होता है, डीसी में अलग होता है, एसी में अलग होता है, डीसी में अलग होता है। ठीक, वो मैं बताऊंगा कैसे, अब वो समझ लेते हैं कैसे। रेजिस्टेंस याद रखो सेम रहता है एसी डीसी में। एसी और डीसी क्या होती है? एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब है सीडी चल रही है डायरेक्ट। ठीक, सीडी चल रही है, कांस्टेंट वैल्यू है करंट की, करंट कांस्टेंट है, डीसी डायरेक्ट करंट। करंट कांस्टेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पोलैरिटी। अगर करंट ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जाने लग गई, फिर ऐसे जाने लग गई, फिर ऐसे जाने लग गई, ऐसी अगर एक सेकेंड में 50 बार ऐसे ऐसे करे तो बन जाती है एसी। क्यों? अपने घर पे जो एसी आती है वो होती है 50 हर्ट्ज की, मतलब 50 साइकिल्स, मतलब 50 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की। अगर वो कर दोगे तो तुम्हें एसी मिल जाएगी। ठीक, तो ये हो गई आपकी, और ये होती है साइनसॉइडल फॉर्म में, साइन वेव देखिए ना वैसी। ठीक, ये एसी हो गई, ये डीसी हो गई। अब मुझे ये बताओ कि हमने देखा कि इंडक्टर में V इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। एसी के अंदर, सॉरी डीसी के अंदर I एंड V कांस्टेंट रहते हैं, इसमें I एंड V चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो डीसी में I हो जाएगा कांस्टेंट, तो डीसी के केस में इसका आंसर आएगा V इजिकल टू एल, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है तो V हो जाएगा 0। जब वोल्टेज 0 हो गया, वोल्टेज 0 का मतलब क्या है?
शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो मान लो कहीं पे तुम्हें इंडक्टर दिखी, ठीक, और उसके साथ में एक डीसी सोर्स दिखा, तो आंख बंद करके इसको सीधी लाइन खींच देना। सीधी लाइन मतलब शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, वोल्टेज जीरो हो गई। जीरो वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट, बात खत्म। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जीरो, ठीक, जीरो वोल्टेज, समझ गए, जीरो वोल्टेज। वहीं वहीं कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस का होता है आई इजिकल टू सी डी वी बाय में डी टी, और V हमारी DC में कांस्टेंट होती है, तो ये हो जाएगा आई सी इंटू में जीरो, आई इक्वल टू जीरो। जब करंट जीरो हो जाती है इसका मतलब है ओपन सर्किट। तो जब तुम्हें एक डीसी सप्लाई दिखे, डीसी है ना, और कैपेसिटेंस दिख रही हो और डीसी लगी हो, ठीक है, तो इसको आंख बंद करके ओपन सर्किट कर देना, ओपन सर्किट। क्यों, आई यहाँ पे जीरो है तो आई यहाँ से जाएगी नहीं, जाएगी मतलब ये सर्किट है ओपन, बात खत्म, ठीक। अब एससी का मतलब वी जीरो क्यों होता है, मान लो ये किसी एक पोटेंशियल पे था 3 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे था, मैं इस पे तार जोड़ दूंगा तो शॉर्ट हो जाएगी तारें, मतलब ये 3 वोल्ट भी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही हो गई। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मान लो ये करंट में गई नहीं, यहाँ से कोई करंट अलाउ ही नहीं करी, तो ये हो गया ओपन सर्किट, ठीक है। आई हो गई हमारी जीरो, यहाँ हो गई वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो शॉर्ट सर्किट, आई जीरो ओपन सर्किट, बात खत्म, समझिए। तो डीसी के अंदर कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा।